हेलो। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सारे बच्चे एक बार जल्दी से लाइव आ जाइएगा। कमलेश, मुस्कान, सारे बच्चे जल्दी से लाइव आओ बच्चों। मैं आपका 1 मिनट तक वेट करूंगा। वेरी गुड आफ्टरनून गरिमा। जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, देखिए मैं आजकल आपको बता दूं बच्चों, आपके साथ ऐसा हो रहा है जिसे एक तरीके से बोला जाता था कि हमारे साथ किसी ने धोखा कर दिया है। आजकल सरकार आपके साथ ऐसा करती है। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे के बताऊंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ बच्चे आईबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एसीआईओ का जो एग्जाम था। अब आराम से सुनना जरा। कुछ बच्चे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, सबसे पहले मैं अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत बड़ी भर्ती निकली आज तक। पूरा अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में कभी आज तक ना किसी स्टेट में और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी भी इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई थी। 60,000 प्लस भर्ती आई बेटा। 60,000 बच्चे कब से वेट कर रहे हैं? 2018 से। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू की थी, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, और इनके फॉर्म आ गए। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आए 27 दिसंबर को। ध्यान से सुनना बच्चों, 27 दिसंबर को फॉर्म आए। 16 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 4 जनवरी के दिन यह बताया जाता है कि आपका एग्जाम 18 फरवरी को होगा। आप बताओ, क्या बच्चे इतने दिन में तैयारी कर पाएंगे? क्या बच्चे 1 महीने में तैयारी कर पाएंगे? अब आप खुद बताओ दोस्तों। अब मैं बात करता हूं एक और परीक्षा की, जो एक बड़ी परीक्षा है, IBACIO की। IBACIO की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों, इसका जो एग्जाम होना था, ये एग्जाम इसका फरवरी में होना था। अगर मैं बात करूं बच्चों, इसका जो एग्जाम होना था वो कब होना था? फरवरी की लास्ट वीक में होना था।
फरवरी के लास्ट वीक में टेंटेटिव डेट थी कि फरवरी में हो सकता है, लेकिन कल थी बेटा आपकी 9 तारीख। 9 तारीख में बता दिया गया कि पेपर अब आपका 17 जनवरी को होगा। आप बताओ, जिस बच्चे ने अभी 20 दिन पहले फॉर्म भरा है, क्या वो अब अपना पेपर 10 दिन में तैयारी कर लेगा? तो ये क्या है यार, बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये कोई तरीका है क्या? आपको कम से कम 1 महीने का समय तो बच्चे को देना चाहिए। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है कि बच्चों के ऊपर 60,244 भर्ती निकाल दी, ठीक है, लेकिन क्या बच्चा, नया बच्चा तैयारी करने आया है, वो 10 दिन में 1 महीने में तैयारी कर लेगा? उसको तो ये भी नहीं पता बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये क्या होते हैं। दिस इज नॉट फेयर, मुझे जो लगता है। बाकी तो बच्चों आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आप लोग चाहें वैसा होगा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब भी कोई भर्ती आ जाए और आप लोग उसकी तैयारी में लग जाओ, तो समझ लो वो आपका पहला दिन और आखिरी दिन समझ लो, अब पेपर तक रुकना नहीं है। बच्चों मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि पेपर आने से पहले पढ़ा करो, पेपर आने से पहले पढ़ा करो बच्चों। अब कल हमने ये क्लास ली, हम पे गुड़िया का मैसेज आया, हमें इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज बोला कि भैया आपने जो इंटरनेट का प्रयोग बताया था, उन्हें सारी तरीके से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मुझे एक बार सेटिस्फेक्शन दीजिएगा। हमने कहा ठीक है सर, पॉलिटी क्लास अभी किन्ने हैं मतलब, तो बच्चों कल से हो सकता है अब आपकी ये वाली क्लास ना हो 2-3 दिन के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कल से आपकी 2-3 दिन की क्लास ना हो, क्योंकि आईबी के जो बैच में टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ अब मुझे भी लगना पड़ेगा, तभी जाकर हम आईबी के सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, समझ रहे हो ना, तभी जाकर हम आईबी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो 2-3 दिन के लिए मैं उधर जा सकता हूँ, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। अब बच्चों बात आई है कि सर आपने जो बताया था कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो कंप्यूटर होता है बेटा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं कंप्यूटर को, जरा बताना। वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बच्चे का जवाब आ जाएगा कि सर इसे हिंदी में संगणक बोलते हैं, हिंदी में इसको संगणक बोलते हैं। और बच्चों जब कंप्यूटर को बनाया गया था तो सिर्फ वो कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज ने जब कंप्यूटर बनाया तो वो सिर्फ एक कैलकुलेशन करने के लिए था, क्योंकि इस शब्द को जो बनाया गया था वो कंप्यूट से बनाया गया था। आज उस गुड़िया का मैं सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। और एक और यहाँ पे मेरी सबसे प्यारी गुड़िया है जिसको मैथ में प्रॉब्लम आती है कि मैथ कैसे करना है, सर मैं मैथ नहीं जानती हूँ, तो वो भी मैं आज बताऊंगा कि मैथ आपको कैसे करना होता है। बहुत प्यारी गुड़िया है, उन सबके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि इंटरनेट का प्रयोग आजकल कहाँ पे होता है। पहले तो उस गुड़िया को मुझसे ये बात बोलने से पहले खुद सोचना चाहिए था कि क्या आप बिना इंटरनेट के अपने गुरु से, अपने भाई से बात कर सकती हो? आपका जवाब आता सर नहीं कर सकते। इसका मतलब आज इंटरनेट के बिना हमारा फ़ोन बेकार है, हमारा चाहे लैपटॉप हो वो बेकार है, हमारे पास चाहे पीसी हो वो बेकार है, जब तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। बच्चों अगर मैं इंटरनेट के प्रयोग की बात करूं तो आजकल ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इंटरनेट का प्रयोग ना हो रहा हो, चाहे फिर वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे फिर वो आपका फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पर हर जगह इसका प्रयोग होता है। अब बात की जाती है सर ये मेल क्या होता है। मैंने तो आपको मेल पढ़ाने का वादा भी किया था, लेकिन मेल में मैं आपको हर चीज़ अब और डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हर चीज़ और डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये सुनो कि सर ये मेल क्या होती है, मेल के बारे में थोड़ा सा बता दो बस। जब आप ईमेल पढ़ेंगे तो ईमेल होती क्या है बच्चों, जैसे किसी भी एक व्यक्ति की मेल आईडी होती है, संजय गुजर भैया राम राम, जैसे किसी भी व्यक्ति की एक मेल आईडी होती है, मान लो मेरी मेल आईडी है pkmoral444@gmail.com। मेरे प्यारे साथी सुनना, मुझे 2 बार पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब तक पढ़ाता हूं मैं किसी टॉपिक को, जब तक किसी बच्चे का डाउट बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। अब आपने पूछा है कि सर ये मेल आईडी होती क्या है, ये मुझे बताइएगा। मेल आईडी किसे बोलते हैं ये आपने बताना है। संजय गुजर आप कहां से हो बेटा, आप कहां से हो गुजर साहब? चलिए आपकी तो मैंने एमपी से, हाँ किसी और बैच में था ना मेरे आप, अच्छा चलो ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं मेल की बात करता हूं तो पूरा सिलेबस कराऊंगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा मुकेश, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं ये पीके मोरल क्या होता है दोस्तों, पीके मोरल, और दोस्तों ये ध्यान रखना ये मेल आईडी क्या होती है आप समझिएगा। आप जब भी अपनी मेल आईडी बनाते हो तो बीच में कोई ना कोई नंबर लिखते हो, बोलो यस या नो।
आप जब भी मेल आईडी बनाते हो तो बीच में क्या लिखते हो, ये नंबर जरूर लिखते हो। मान लो अगर मैं अपनी मेल आईडी के बीच में ये ना लिखता पी के मोरल एड ये ना लिख के ये लिखता डायरेक्ट @gmail.com, तो बेटा ये बन नहीं पाती, ये बन नहीं पाती। क्यों? कारण क्या है? न जाने ऐसे कितने पवन मोरल होंगे, न जाने पीके कितने होंगे। दोस्तों जैसे ही ये 444 लग जाता है तो आपकी ये यूनिक मेल आईडी बन जाती है। क्या बन जाती है? यूनिक मेल आईडी। तो आपसे पूछ सकता है कि यूनिक मेल आईडी कब बनती है? यूनिक मेल आईडी बनती है जब आप उसमें कोई ऐसी नंबर डाल देते हो, ऐसी डिजिट डाल देते हो जो कंप्यूटर में कहीं मैच ना हो रही हो। तो जैसे आपने लिखा पीके मोरल 444, एक यूनिक नंबर है ये किसी मेल आईडी में नहीं है, और विशेषकर वो इस मेल आईडी में तो नहीं है, किसी और के पास, आपके पास है। तो दोस्तों ये तो हो गया एक यूनिक नंबर, इसे क्या बोलते हैं? यूनिक नंबर। अब इसको और इसको मिलाने का काम कौन कर रहा है? @ ये है क्या सर? देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हो गई यूनिक मेल आईडी, लेकिन ये जो होता है ये पीके मोरल, ये होता है यूजर नेम। दोस्तों ये होता है यूजर नेम। ये 444 क्या होता है? यूनिक नंबर। ये होता है यूनिक नंबर। और बेटा ये @ इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। ये जीमेल आईडी जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन नंबर बोलते हैं। बेटा ये बात आप याद रखिएगा, इसे डोमेन नंबर बोला जाता है सर, या डोमेन नेम बोला जाता है, डोमेन नेम। बात क्लियर हो गया? तो अब आपसे मेल के ऊपर 3 से 4 सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चारों सवालों को बड़े प्यार से बता सकते हैं। एक मिनट बच्चों, एक सब बच्चे ने सवाल किया है, मैं देख लेता हूं, उसका फोटो खींच लेता हूं एक बार। अब बच्चों सबसे पहले मैं मेल की ही बात करूंगा यहाँ पे थोड़ी सी। ये जो मेल है, इस मेल का आविष्कार कब हुआ था? किसने किया था इस मेल का आविष्कार? अगर मैं बात करूं बच्चों, इस मेल का जो इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, उसने किया था रे टॉमिन्सन ने। अगर आपसे पूछे कि इस मेल का, बच्चों ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ मेल किसको कहा जाता है, अगर सवाल ये आ जाए कि फादर ऑफ मेल किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए बेटा रे टॉमिन्सन को कहा जाता है। बच्चों अगर मैं हिंदी में देखूं तो कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। लेकिन बच्चों ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पर, और ये बात कब की है? 1970 की। 1970 की। यानी कि बच्चों अगर आपसे पूछे कि मेल का आविष्कारक या मेल की खोज कब हुई थी? 1971। मेल की जो खोज हुई थी दोस्तों, वो हुई थी किसके द्वारा? रो टॉमिन्सन के द्वारा की गई थी। कब? इसलिए इसे फादर ऑफ मेल कहा जाता है। इसलिए इसे, बेटा एक बच्चे ने सवाल लिखा, प्रियांशु उनका नाम है, सर मैं 4 बुक की किड ऑफर लिया था 250 रुपए में, मुझे 550 रुपए मांग रहा है। बेटा कौन मांग रहा है प्रियांशु आपसे पैसे? जरा बताओ तो प्रियांशु, कौन मांग रहा है आपसे पैसे? बताओ मुझे, आप मुझे नाम बताइए, कौन मांग रहा है आपसे पैसे? बोलो प्रियांशु, कौन मांग रहा है? आपसे कौन पैसे मांग रहा है? मुझे नाम बताइए दोस्त। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन? ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों। अगर जो 250 की किताब है, हो सकता है जिस दिन आप उस बुक को देख रहे थे वो ऑफर में थी, आज ऑफर खत्म हो गया हो। प्रियांशु उस दिन वो ऑफर में थी, आज ऑफर खत्म हो गया होगा, बस और कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछे कि भारत में, बेटा भारत में, इंडिया में ईमेल का आविष्कारक किसको माना जाता है? ईमेल का आविष्कारक किसको माना जाता है? देखो वर्ल्ड लेवल पर कौन है? वर्ल्ड लेवल पर है रे टॉमिन्सन। लेकिन अगर भारत की बात आती है तो दोस्तों भारत में इसके जो फादर माने जाते हैं एक तरीके से, उनका नाम है बच्चों, आपको बता दूं बेटा कौन सी किताब थी? जरा चलो पहले आप अपनी टेंशन खत्म करो, कौन सी किताब थी जरा बताइएगा, कौन सी किताब थी जरा बताइएगा। अरे बोलो ना, आपसे कौन सी किताब थी यार? प्रियांशु जल्दी बोलो भाई। चलो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, आपके बाद में बात कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं,
ये जो प्रियांशु आप बात कर रहे हो, कभी वो किताब 250 में थी ही नहीं, समझ रहे हो ना, वो कभी 250 में थी नहीं। जो आप बता रहे हैं मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग और हिंदी की किताब, 4 किताब वो 551 रुपए में आती है। सही मांग रहा है वो ऐप आपसे। तो दोस्तों वो था आपका शिवा उनका नाम जो था बच्चों, किसी को पता है? शिवा, पता है किसी को? शिव अय्यादुरई, शिव अय्यादुरई। खैर ये तो हो गई मेल की बात, ये तो हो गई बच्चों मेल की बात। मेल के बारे में जितना मुझे बताना था मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखना कि जब आप किसी को मेल सेंड करते हो, या तो नेट चला जाए, या आपका फोन डाउन हो जाए, या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि मेल आपकी सेंड ना हो, तो वो मेल कहाँ चली जाती है, ये भी आप याद रखना कि मेल चली जाती है आपकी ड्राफ्ट में। कहाँ चली जाती है? ड्राफ्ट में। अब जरा यहाँ देखिएगा बच्चों, मैं अगर मेल की बात करता हूँ तो मेल है क्या, पहले आप उसे समझिएगा बच्चों। मेल की बात करता हूँ, ईमेल की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का एक माध्यम है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और बच्चों आपको बता देना चाहिए बेटा, 1971 में ही हुआ था बेटा मुस्कान। आपको बता दूं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं, यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति लाइट स्पीड से गमन करता है। बच्चों एक बात मुझे बताना दोस्तों, एक बात बताना, ईमेल के माध्यम से आप किसको क्या भेज सकते हो? क्या आप ईमेल के माध्यम से मुझे कोई एड्रेस भेज सकते हो? बिल्कुल भेज सकते हैं सर। आप ईमेल के माध्यम से मुझे कोई पीडीएफ भेज सकते हो? बिल्कुल भेज सकते हो। आप ईमेल के माध्यम से मुझे कोई सॉन्ग भेज सकते हो। मान लो कोई आपको गाना पसंद है और आपको लग रहा है ये गाना यार पवन सर तक हमें भेजना चाहिए, आप गाना मुझे भेज सकते हैं। कोई ऑडियो भेज सकते हैं, कोई वीडियो भेज सकते हैं, कोई फोटो भेज सकते हैं। आपको लग रहा है यार मेरा ये सबसे अच्छा फोटो है, मैं गुरुजी से बात करना चाहता हूँ, अपना फोटो दिखाना चाहता हूँ, देख गुरुजी हम किस स्टाइल में रहते हैं एमपी में, तो वो फोटो आप मुझ तक भेज सकते हैं। मतलब फोटो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, सॉन्ग भेज सकते हैं। ये सारी चीजें बच्चों आप एक मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और ये इस तरीके से काम करता है जैसे लाइट स्पीड काम करती है, यानी कि जैसे कि बच्चों प्रकाश की गति काम करती है ना, उस तरीके से मैसेज भागते हैं। एक बार मैसेज यहाँ आपने लिखा, मान लो मेरे को मैसेज लिखना है जाके किसी एक बच्चे को, चलो किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं है ऐसे, तो मान लो मेरे को यहाँ पवन मोरल को ही मैसेज लिखना है, पवन मोरल को ही मैसेज लिखना है। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया कि सर आप कैसे, हाँ वारी सर, इतना लिखने के बाद मैंने छोड़ दिया। और मैंने जैसे सेंड किया तुरंत पवन सर के पास पहुंच गया, ना आपको कहीं जाना पड़ा ना आना पड़ा, और आपका मैसेज पवन सर तक पहुंच गया। दोस्तों अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ईमेल इज ए मीडियम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, यानी कि एक माध्यम है, इस माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, है ना। दूसरा देखिए, ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। सवाल पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, ईमेल नेम, यूजर नेम और डोमेन नेम को मिलाने का काम कौन करता है? बोलो बच्चों, मैं फिर पढ़ा रहा हूं इसको टॉपिक को क्योंकि ये पूछा गया बेटा। आपको बता दूं यूजर नेम और डोमेन नेम को मिलाने का काम कौन करता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये करता है @। ये एक पॉइंट आपको और बता दूं, कभी भी यूजर नेम और डोमेन नेम के बाद में आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा। विकास पासवान वो क्लास आपको 15 तारीख से मिलेगी, आपको 10 बार बता चुका हूं, ये यूट्यूब पे बता दिया है, यहां भी बता दिया है, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट मत किया करो। ध्यान से सुन लो बच्चों, किसी की भी मेल आईडी है, मान लो आप अपनी मेल आईडी लिख के देख लो, उस मेल आईडी में आप जैसे शुरू करते हो, मान लो मैंने शुरू की pkmoral444@gmail.com, तुम्हें यहां पर कहीं भी स्पेस नहीं दिखाई देगा। या बच्चों कहीं पर स्पेस है? आप बताओ, है कहीं स्पेस? है स्पेस? तो बच्चों मेल आईडी में कभी भी, किसी की भी मेल आईडी में आपको स्पेस दिखाने के लिए नहीं मिलेगा। आप अपनी मेल आईडी लिख के देख लो, क्या है तुम्हारी मेल आईडी, आप लिख के देख लीजिएगा, नो स्पेस फॉर मेल आईडी, यानी कि किसी भी मेल आईडी में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं होता है। अगला देखिए, अगला होता है, देखो दोस्तों, अब ईमेल की अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ईमेल सर्विस प्रदान करती हैं। कुछ कंपनियों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सिर्फ हमको तो जीमेल का पता है, हम लोगों को जीमेल का पता है, हॉटमेल है, और अगर बात करूं मेरे प्यारे साथियों, रेडिफ मेल है, याहू मेल है। इनसे भी आप मेल से आप अपनी चीज़ें, अपनी वार्तालाप, अपने क्वेश्चन, अपना कोई फोटो, अपनी कोई वीडियो, अपनी कोई ऑडियो, मतलब अपनी कोई पीडीएफ, अपनी कोई फाइल, अपनी कोई स्ट्रक्चर, वो दूसरे यूजर को भेज सकते हैं। इसकी शुरुआत
करने वाले रे टॉमिल्सन थे, जिन्होंने मेल का जो आविष्कार किया था वो 1971 में किया था। ठीक है बच्चों, ईमेल के भी मैं प्रोटोकॉल बताऊंगा कि क्या प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन जब बच्चे बोल रहे हैं कि इसे दोबारा समझाओ तो मैं बताता हूं। अब टेलनेट क्या होता है, कई बच्चों को कल हो सकता है ये चीज समझ में ना आई हो, तो जैसे उस बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मैसेज किया कि गुरुजी मुझे टेलनेट समझ में नहीं आया, आप भी पूछा करो कि जो चीज आपको समझ में ना आए पहले आप इसे पढ़ो एक बार, बेशक मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो आपने देखा होगा मैं एक ऐसा टीचर हूं कि अगर कोई बच्चा 10 बार भी पूछता है तो मैं 10 बार भी बताने की कोशिश करता हूं। देखा आपने? नहीं, मैं कभी नहीं कहता अरे नहीं यार मैं नहीं बता पाऊंगा इसको। तो अगर आपको भी लगता है कि ये चीज तुम्हें समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछा करो, आप लोगों ने पैसा दिया है। पहले पढ़ो जल्दी एक बार इसको। हो गए बच्चों? चलिए चलो दोस्तों, अब ये टैलेंट होता क्या है आप लोगों ने पढ़ा, अब इसे मैं समझाऊंगा कि होता क्या है। क्योंकि बच्चों मैंने एक बात सीखी है बस अपनी लाइफ में कि कोई बच्चा अगर तुम्हारी क्लास में आ जाए, 10 हो या 10,000 हो या 1,00,000 हो, वो सेटिस्फाई होकर अगर घर चले गए तो समझो तुम्हारे पढ़ाने का फायदा है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो समझ लो आप पढ़ा नहीं पाए अच्छे से। बच्चों इन्होंने क्या लिखा है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ये देखना टेलनेट का कहां प्रयोग होता है। टेलनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रिमोट मैनेजमेंट। ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा। रिमोट मैनेजमेंट के लिए टेलनेट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, रिमोट कंट्रोल के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये देखना, टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग करके हम एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम कीबोर्ड के पास बैठे हों। बच्चों कई सारे कंप्यूटर को मैंने बताया था कल आपको कि अगर आपको एक जगह नेट लेना है, एक कंपनी में काम कराना है, तो दोस्तों आप वहां पर देखेंगे एक वर्ड आप यूज होगा LAN, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब पूरी कंपनी में आप कर रहे हैं तो सबका केबल अपने अपने लैपटॉप में लगा रहे हैं और वो चल रही है। लेकिन ये टेलनेट क्या होता है, रिमोट मैनेजमेंट के लिए टेलनेट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग हम करके एक दूसरे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर काम किया जा सकता है ना। जैसे कि हम कीबोर्ड पर बैठ के काम कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहते हैं बच्चों, और आपको कंप्यूटर के विशिष्ट एप्लीकेशन और डेटा के एक्सेस का विशेष अधिकार होता है। आप जिसको चाहे एक्सेस दें, आप जिसको चाहे एक्सेस ना दें। लेकिन बच्चों ये पॉइंट मैंने आपको नोट करके कल नहीं पढ़ाया था, इसमें मेरी गलती भी थी कि मैंने आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ाया कि टेलनेट को 1969 में बनाया गया और लॉन्च किया गया था। सवाल पूछा गया कई बार कि टेलनेट को पहली बार कब लॉन्च किया गया था, 1969 में। और ऐतिहासिक रूप से बोलते हुए आप यह कह सकते हैं कि यह पहला ही इंटरनेट यही था, यानी कि टेलनेट को इंटरनेट के बराबर रखा जाता है। टेलनेट को किसके बराबर रखा जाता है बेटा? इंटरनेट के बराबर रखा जाता है। क्योंकि ये सवाल पेपर में आया था कि बताइए पहला इंटरनेट किसको कहते हैं और उसकी खोज कब हुई थी। तो दोस्तों वहां पे 1969 था और बच्चे इस सवाल का आंसर गलत कर दिए, कह रहे यार ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो गुरुजी तो बढ़ा रहे थे भारत में 1995 में नेट शुरू हुआ है, वर्ल्ड में 1950 में शुरू हुआ है, लेकिन ना तो ऑप्शन में। देखो इंटरनेट का प्रयोग कब शुरू हुआ, आप जानते हैं 1950 वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका सबसे पहले, और अमेरिका की आर्मी ने सबसे पहले किया था ARPANET के नाम से। लेकिन इंडिया में 1995 में हुआ था, लेकिन ना तो ऑप्शन में 1995 था और ना ही ऑप्शन में 1950 था। अब बच्चे गड़बड़ा गए, कह रहे यार ये तो गुरुजी ने पढ़ाया नहीं है। टेलनेट इज द फर्स्ट इंटरनेट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये कब? 1969 की बात है। किसकी बात है? 1969 की बात है। ये आप जरूर लिख लीजिएगा प्लीज, ये मैंने कल नहीं पढ़ाया था, इसे जरूर लिख लीजिएगा कि टेलनेट को ही पहला इंटरनेट कहा जाता है, जिसे 1969 में लॉन्च किया गया था। 69 मतलब 1969 में इसको लॉन्च किया गया था। दैट इज फाइनल बच्चों, राइट।
यूपी पुलिस में नहीं नहीं नहीं, ये भैया उसके लिए काफ़ी नहीं है, ये उसके लिए काफ़ी नहीं कनिका, उसके लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा। मैं तो अभी यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, उसको अलग से पढ़ाऊंगा बेटा। अब आती है यूजनेट। टेलनेट ने आपने पढ़ लिया, अब यूजनेट क्या होता है? किसी चीज को यूज करो फेंक दो, टेलनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलनेट पढ़ लिया आपने, यूजनेट यूज करा फेंक दिया। जैसे आम आए, अच्छी चीज थी खा ली, जो उसमें डस्ट वाली चीज थी वो तुमने बाहर फेंक दी। इसका मतलब जो चीज यूज वाली होती है वो अपने पास रखी, जो यूज की नहीं वो अपने बाहर डाल दी। देखो दोस्तों, यूजनेट जिसे यूजर्स नेटवर्क भी कहते हैं, जिसे यूजर्स अपने यूज में भी ले सके, और यह पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट की सबसे पुरानी सेवा है। ध्यान रखना, यूजनेट वर्ल्ड में इंटरनेट की सबसे पुरानी सेवा है। यह दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है। इंटरनेट की सबसे पुरानी सर्विस कौन सी है? यह सवाल आपके पेपर में दिल्ली पुलिस में आया बेटा इसी बार, है ना। और बच्चों आप मेरी बात पे विश्वास करना, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस में मुझसे पढ़ के कंप्यूटर 10 में से 9 नंबर भी हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूं बच्चों, एक रिजल्ट दिखाता हूं। देखो ध्यान से सुनना, आपको लग रहा होगा गुरुजी मजाक करते हैं हमारे साथ। देखो देखो बच्चों, आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो ये दिल्ली पुलिस का रिजल्ट है, दिख रहा है आपको? इसमें अगर आप देखो तो एक जगह रिजल्ट लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल, और गौर से देखो जरा कंप्यूटर फंडामेंटल के कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? ये 10 में से नंबर है दोस्तों, ये मेरी स्टूडेंट है, 10 में से आप नंबर देख सकते हैं कितने दिखाई दे रहे हैं। देखो गौर से, दिख गए कितने बेटा? दिखाओ मुस्कान, कनिका, रोहित, राहुल, बताओ कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? 10 में से कितने नंबर दिख रहे हैं? यानी कि 10 में से 9 नंबर हैं उस गुड़िया के। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 64। तो बच्चों अब दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती जो इसका सिलेक्शन ना हो। मेहनत करिए गुड़िया ने, बस मेहनत रंग लाएगी। तो दोस्तों ये सवाल दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, इंटरनेट की सबसे पुरानी सेवा कौन सी है? इट इज द ओल्डेस्ट सर्विस ऑफ द इंटरनेट। और बच्चों वो कौन सी है? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपके जीडी के पेपर में इंटरनेट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप मेरी बात समझो, जीडी वाले बच्चे मत पढ़ो, आप घर जाइएगा। आरपीएफ में भी नहीं आता है कंप्यूटर विकास पासवान। अगला देखिए, यह एक ऐसी सेवा होती है बच्चों जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है, तथा एक विषय पर रुचि रखने वाले व्यक्ति सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। इस माध्यम से एक नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों में लिखित संदेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया? कुछ समझ में आया या नहीं आया? आपको फिर से हम बताएंगे, पहले आप ये बताइएगा कुछ समझ में आया या नहीं आया। अब हम बताते हैं दोस्तों, ये पहली लाइन तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई, पहली ये वाली लाइन पूजा देव रे क्लियर है ना, ये दोनों लाइन। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, यहां से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके माध्यम से एक नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर में लिखित संदेश भेजा जा सकता है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आप अपना संदेश भेज सकते हैं, आप अपना संदेश भेज सकते हैं बच्चों। मैं चाहता हूं जैसे उस गुड़िया के 9 नंबर आए 10 में से, अगर आपके पेपर में भी कंप्यूटर आ रहा है तो 10 में से 9 नंबर आने चाहिए। अगला देखिए, अगला आता है सर ये www क्या होता है? हम लोगों ने सुना तो सूब है यार, www होता क्या है सर? इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जो खोज करता थे वो थे टिम बर्नर्स-ली। वो थे बेटा कौन? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो थे वो इसके एक तरीके से फाउंडर भी कह सकता हूं। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में ऐसा रिलेशन है जैसे पापा और मम्मी का होता है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर पापा कहीं बाहर चले जाएं तो मम्मी बिना उनकी अनुमति के कोई काम नहीं करती है। अब जैसे मान के चलो आपके घर में आज 50,000 रुपए हैं, आपके घर पे कोई आपका रिलेशन वाला पैसे मांगने के लिए आ जाता है, लेकिन आपके पापा घर नहीं है, बाहर गए, तो मम्मी जब तक पैसे नहीं देगी जब तक आपके पापा नहीं आ जाएंगे। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। ये बात बिल्कुल करेक्ट है नहीं? चाहे आपके पापा बिजनेसमैन हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे पढ़ रहे होंगे, किसी के पापा मजदूर होंगे, किसी के पापा बिजनेस करते होंगे, तो किसी के पापा करोड़पति होंगे, तो किसी के पिताजी ऐसे हो सकते हैं जो एक अपना आम जीवन गुजार रहे हो अपना। देखिए, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में एक बहुत गहरा रिलेशन होता है। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर क्लोज रिलेटेड, क्लोज रिलेशन होता है इनमें।
दोस्तों जब क्लोज रिलेशन हो, बेटा यहाँ ये क्लास आपको लगता है विकास जी आप पागल हो क्या? आप क्लास में आके कह रहे हो कि सर मुझे उन टीचर का टेलीग्राम का नाम बता दो। कैसी बात करते हो यार? अभी टेक्निकल टीम देख लेगी, आपको ब्लॉक कर देगी, फिर कहोगे गुरुजी ब्लॉक कर दिया। समझते ही नहीं हो यार। तो दोस्तों हम सिर्फ आपको यही बताना चाह रहे थे, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारियों को भंडार होता है, अर्थात पेजों का विशाल संग्रह है जो लिंक्स के रूप में होता है। इसके कारण ही संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सवाल आपसे पूछ लेगा कि इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। और दोस्तों अगर ये नहीं है तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना ही बड़ा फोन हो, चाहे आपके पास 2G नेट हो, 3G नेट हो, 4G नेट हो, 5G नेट हो, 6G नेट हो, सब बेकार है अगर आपके फोन में वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए आपको बता दूं बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेब HTML, HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउजर पर काम करता है। www का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। और किस प्रयोगशाला में किया था? उसका नाम था CERN प्रयोगशाला में काम किया था। बच्चों आई रिक्वेस्ट यू, आप इसे बहुत प्यारा नोट्स बनाइएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जानता हूं ये टॉपिक इतना टफ है, बच्चे देखकर भाग जाते हैं कि यार पवन सर क्या पढ़ा रहे हो आज। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स समझिएगा पहले आप। ई का मतलब होता है बेटा, जहां पर भी ई आ गया समझ लो वहां इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है वो। ई का मतलब जहां भी आ गया आप समझ लीजिएगा वो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। पहले अगर कल आपको ये समझ में नहीं आया तो आज समझ में आएगा, लेकिन आप इसे पहले 2 मिनट पढ़ो पूरा। मेरे कहने से आप पढ़ो तो सही एक बार, जरा आप मेरे कहने से इसे पढ़ो एक बार, उसके बाद समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। पहले पढ़ो इसको जरा एक बार। विकास, मुस्कान, काजल, रोहित, विजेंद्र, आप एक बार मेरे कहने से पहले इसे पढ़िएगा। ई कॉमर्स होता क्या है समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप कम से कम एक बार ट्राई तो करो, और ट्राई करने के बाद अगर समझ में आपको नहीं आता तो पढ़ाऊंगा मैं, समझाने की जिम्मेवारी मेरी, मैं ले रहा हूं ना। लेकिन आप जब तक ये नहीं कहोगे गुरुजी हमने पढ़ा, तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वरना फिर आप आज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो गुरु समझ में नहीं आया। कोशिश तो करो, ट्राई तो करो प्लीज। हाँ सुजीत, रेलवे के लिए बेनिफिट भी रहेगा, सफिशिएंट भी है, और आता तो है नहीं रेलवे में। मैं आपको बता दूं आता तो है नहीं रेलवे में, ध्यान रखना आप लोग। चलो भैया आ जाइए। देखिए ई कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं, ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट, मतलब ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब फिर सुन लो, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट के माध्यम से उद्योग को ई कॉमर्स, ध्यान से फिर सुनो, आज आप घर पे बैठे बिजली का बिल जमा कर देते हो, सरल भाषा में समझा रहा हूं। आप घर पे बैठ के बिजली का बिल जमा कर देते हो, आप घर पे बैठ के ही कोई सामान ऑर्डर कर देते हो, आप घर पे बैठ के ही ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, आप घर पे बैठ के ही आप अपना कुछ भी सामान खरीद सकते हो। बच्चों इसका मतलब ये सब ई कॉमर्स, बिल्कुल सर ये ई कॉमर्स में आता है। देखिए इंटरनेट का प्रयोग ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक को, मतलब इंटरनेट के माध्यम से उद्योग करने को ई कॉमर्स कहा जाता है। कोई भी उद्योग आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन बच्चों बात आती है सरल भाषा में, समझो बिल्कुल इसको, बिल्कुल भी सरल भाषा में। इंटरनेट की दुनिया में अपनी सर्विस या सेवा प्रदान करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट की दुनिया में ही बच्चों, आप एक बात ध्यान से सुनो, आप अपने घर हो
और आपको भूख लगी है, आपको खाना मंगाना है, आप अपने फ़ोन में ज़ेप्टो डाउनलोड करते हो और खाना मंगा लेते हो। पता नहीं आपको कौन खाना देके जाएगा, लेकिन बस आपको ये पता है कि आपने इंटरनेट के माध्यम से ज़ेप्टो से खाना ऑर्डर किया है, खाना आपके घर आ ही जाएगा। वो भी एक प्रकार का उद्योग ही है, क्योंकि वो भी कोई ना कोई तो उस काम को कर रहा है, कोई ना कोई तो उस काम को कर रहा है। देखिए, इन सेवाओं के अंतर्गत इंटरनेट पर सामान को खरीदना और बेचना, मार्केटिंग करना, सामान के पते पर डिलीवरी करना, बिल का ऑनलाइन भुगतान करना, ऑनलाइन बैंकिंग आदि करना, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। अब समझ में आया आपको? नहीं आया? आपने देखा होगा, अगर आपको अड्डा से कोई किताब खरीदनी है, कोई मतलब बैच परचेज करना है, तो क्या आप हमें आकर हमारे ऑफिस में पैसा देकर जाते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो? ये भी तो एक प्रकार का बिजनेस है ना बच्चों, ये भी तो एक प्रकार का बिजनेस है भाई। आप लोगों ने अड्डा से ऐप के माध्यम से आपने बुक परचेज करी, वो बुक आपके घर पहुंची, पैसा हमारे घर आ गया। ना तो आप बुक लेने के लिए गए, ना हम पैसा लेने के लिए गए, लेकिन आपने जो पैसा ऑनलाइन किया वो हमारे पास आ गया। आपने जो बुक मंगवाई वो एक डिलीवरी बॉय के माध्यम से तुम्हारे घर पहुंच गई। तो ऑनलाइन पेमेंट आपने किया, हमने ऑनलाइन आपके घर पे किताब भिजवा दी। बात क्लियर होगी? आप किताब लेने के लिए ऑफिस तो नहीं आए थे ना, आप बैच लेने के लिए ऑफिस तो नहीं आए थे ना, आपको घर में लेने सारी चीजें बस। तो मतलब ये हुआ ई कॉमर्स। अब तो नहीं कहोगे कि समझ में नहीं आया? अब तो कोई नहीं बोलेगा कि गुरुजी ई कॉमर्स मुझे कल समझ में नहीं आया था चेतना। मुस्कान, अब तो नहीं बोलोगी? काजल, पासवान, रोहित, बिट्टू, अब तो नहीं बोलोगे कि गुरुजी समझ नहीं आया था? क्लियर है? चलो अगले पर आ जाओ। अगला आता है ई शिक्षा क्या होती है। ई शिक्षा को आप इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा बोल सकते हैं। ई शिक्षा को आप इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा बोल सकते हैं। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, पहले आप पढ़िएगा इसे। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप पढ़ो, क्योंकि आपके पढ़ने से ही आपका डाउट क्लियर होगा। बिना पढ़े आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, ये गारंटी है। पढ़िएगा जरा इसको, पूरी 2 मिनट का समय दे रहा हूं। साइड में बैठा हूं बिल्कुल आपके पास, कभी आपको लगे कि गुरुजी कहीं बाहर चले गए, आपके पास बैठा हूं। ये रहा देखो, 2 मिनट का समय है सिर्फ। अब भाई पवन, आपने लेट ज्वाइन किया तो आई एम रियली सॉरी यार, वीडियो बैक करके आप देख लेना जरूर। मैंने इसको समझाने के लिए आज इतना समय ले लिया। कल 1 घंटे में बहुत सारे टॉपिक हो गए थे, आज बहुत कम टॉपिक हुए हैं, क्योंकि बच्चों की शिकायत थी कि सर ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, हमें ई कॉमर्स पता नहीं क्या लगा, ई लर्निंग क्या होता है। अब बताइए यहाँ पे बेटा, जरूरी नहीं है वो ई लर्निंग यहाँ पे दे। बिट्टू क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताओ बेटा, बताओ बिट्टू। बिट्टू भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जरा बताओ तो। कनिका, मेरा कोई ऐसा बैच है तो है नहीं, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा बिटिया। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? भैया पढ़ के बता दो, इससे आसान एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकता। जो मेरी सामने यूपी पुलिस के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, कनिका मैं आपको कल बताऊंगा बेटिया। आप यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से हो, मैं कल बताता हूँ आपको इसके लिए कौन सा बैच लेना चाहिए। देखिए, अगर मुझसे ही पढ़ना तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। ई लर्निंग कह सकता है, ई एजुकेशन कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। यहाँ पे ई एजुकेशन भी कह सकता है, ई लर्निंग भी कह सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन भी वो आपसे कह सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन का मतलब होता है कि एक स्थान से बैठकर विभिन्न विभिन्न शहरों में या भारत के प्रत्येक कोने तक अपनी आवाज पहुंचाना, अपनी शिक्षा को पहुंचाना, और एक तरीके से कह सकता हूं बच्चों, अपनी शिक्षा को चाहे तो वो वर्ल्ड लेवल पर भी पहुंचा सकता है, चाहे फिर वो यूट्यूब का माध्यम हो या फिर वो आपका पेड माध्यम हो। इसका मतलब आप जैसे मान के चलो, कोई बंदा अमेरिका का है और उसको कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है यूपी पुलिस में आके, तो अगर पहले तो उसे भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी बच्चों, तो उसको मैं उसे नहीं बनना कंप्यूटर ऑपरेटर, लेकिन बस फॉर्म भरना है, पेपर देना है, पेपर दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों उसने पवन सर का बैच लिया, तो इंडिया में मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कहाँ पे पढ़ रहा है, वो अमेरिका में पढ़ रहा है। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के माध्यम से। अगर इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन ना होती तो क्या मैं अपनी शिक्षा वहां भेज पाता? आप बताओ संजय वर्मा, क्या ऐसा हो पाता? तो इम्पॉसिबल था। क्या था बच्चों? इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है? ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त किए जाने वाली शिक्षा से है। ई शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जैसे वेब पर आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि होते हैं। वर्चुअल क्लासरूम क्या होते हैं? अब इसके बारे में जरा सुनिएगा। जैसे मान के सुनो,
एक टीचर है, वो टीचर पढ़ा रहे हैं दिल्ली में, ध्यान से सुनना बच्चों, एक टीचर है जो पढ़ा रहे हैं दिल्ली में मेरा, और उन टीचर का नाम है पवन मोरल। उनको सेम क्लास जो ये पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं बेटा, ऑफलाइन में दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, और अब मुझे अपनी एजुकेशन को बिहार में, यानी कि बिहार के लोगों को भी यही पढ़ाना है जो मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, एक रूम मतलब एक जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग है वहां पे एक क्या लगा दूंगा बेटा, मैं यहाँ पे डिजिटल अपना जो बोर्ड होता है ये वाला बोर्ड लगा दूंगा, और इसी के माध्यम से मतलब एक स्लाइड के माध्यम से जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप इसी क्लासरूम में बैठकर सारे बच्चे उस शिक्षा को ले सकते हैं। अब इस समय आप पढ़ रहे हो, कोई बच्चा अपने घर बिहार से पढ़ रहा है, कोई महाराष्ट्र से पढ़ रहा है, कोई पंजाब से पढ़ रहा है, कोई यूपी से पढ़ रहा है, लेकिन अगर बिहार के 100 बच्चे एक जगह बैठकर पढ़ना चाहें तो बेटा उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वर्चुअल क्लासरूम। समझ में आ गई हर चीज, अब नहीं आई? अब टॉपिक क्लियर हुआ? ई लर्निंग क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, झारखंड से पढ़ो या कहीं से पढ़ो बच्चों, ई लर्निंग, ई एजुकेशन मींस एट योर पैलेस। आप अपने घर बैठे हो, आपको शिक्षा मिल रही है, आप जिससे पढ़ना चाहते हैं उस टीचर का नाम यूट्यूब पे डालो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगला देखिए, अगला सवाल आता है सर इंटरनेट से संबंधित शब्दावली। अब इंटरनेट में सर किस किस का प्रयोग करते हैं, ये तो आपने बताया नहीं। तो दोस्तों इंटरनेट में जो प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले प्रयोग होता है यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर का, और इसके बाद बच्चों टीसीपी का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। इसके बाद अपलोड, अपलोड करना क्या होता है, किसी चीज को बताना जरा, अपलोड करना क्या होता है बच्चों? बिट्टू जरा मुझे ये बताओ, अपलोड करना क्या होता है? अपलोड करना होता है कि मतलब जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं यूपी पुलिस का। जब आपको यूपी पुलिस का फॉर्म भरना होता था तो आप ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, क्या करते थे? ऑफलाइन फॉर्म फिल करते थे, और ऑफलाइन फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करते थे, हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स भी, इंटर के भी, सब करते थे। अब ये ऐसे करोगे तो बहुत सारा हो जाएगा ना, कहाँ कौन फॉर्म देखता होगा याचो। अब क्या करना, एक डिजिटल लॉकर बना दिया, तुम्हारे नाम का लॉकर है, उसमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए यहाँ पे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके किए गए। ऐसा नहीं कि आपने फोटोकॉपी ली और वहां पे जमा कर दी, नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाएगा और इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको दे दी जाएंगे, किसी फोटोकॉपी की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद डाउनलोड करना। सर ये डाउनलोड करना क्या होता है? डाउनलोड का निशान जो होता है बच्चों, वो अक्सर कुछ इस तरीके का बना होता है। डाउनलोड का जो निशान होता है वो कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे, इस तरीके से बना होता है। अगर आपको मेल पे या कोई चीज डाउनलोड करनी होती है तो इसे क्लिक करो, अगर नेट अच्छा तो थोड़ी देर गोल गोल घूम के वो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी? डाउनलोड हो जाएगी। जब आप नेट चलाते हो तो दोस्तों आपको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की आपको जरूरत पड़ती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्पैम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, वायरस क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ये सब आपको बता चुका हूँ। अब भैया किसी कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो अब फिर पूछ लो, फिर से कह रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ लो मुझसे, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ लो। ये टॉपिक मैंने आज दोबारा पढ़ाया सिर्फ एक बच्ची की वजह से, उसने बोला कि मुझे टेलनेट समझ में नहीं आया था, मैंने टेलनेट, ई कॉमर्स लो, ई लर्निंग लो, सब कुछ दोबारा बता दिया। कोई और टीचर होता तो बताता नहीं, कह रहा है नहीं यार एक बच्चे की वजह से मैं क्यों अपना 1 घंटा खराब करूं, लेकिन नहीं, उस बच्चे ने मुझ पर विश्वास किया और मुझसे बोला उसने। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई गुड़िया सामने से कहे कि भैया मुझे ये टॉपिक नहीं हुआ, मैं बताऊंगा, मैं आपका भाई हूं ना, आप मुझे बोलो। तो ये सवाल तो मैं आपके कल करवा चुका हूं 10, आज 10 से आगे करते हैं बच्चों, आज 10 से आगे करते हैं। दस से आगे करते हैं, 11वें सवाल पर आते हैं। 11वां सवाल क्या कहता है बताओ जरा भैया, 11वां सवाल क्या कहता है बताओ जरा एक बार। देखो बच्चों, अब ऐसा हो सकता है कि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये सवालों के आंसर ना बने, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यार मुझसे तो सवाल नहीं बने, कैसे काम चलेगा। घबराना मत, मैं इन सवालों को फिर से आपको एक बार बताऊंगा, डिटेल बिना बताए आप कर नहीं कर पाओगे। कोशिश करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल में दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं, बताइए बच्चों। तो दोस्तों आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब आ जाएगा कि सर जी ये आ जाएगा थसरिस। अगला देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है,
नेक्स्ट कहता है बच्चों, एक यहां पे मैंने नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, नहीं बन रहे तो चलो कोई बात नहीं, मैं आसान सवाल लगा लेता हूं थोड़े से। ये टॉपिक मैंने अभी कराया नहीं है इसलिए आपको टफ लग रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको कराऊंगा। यहां से बताइएगा, ये आप लोग कर सकते हैं। बताओ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट की, अब एक टॉपिक मैं अगला भी कराने वाला हूं शॉर्टकट की, मुझे याद दिला देना। अब आपकी जो क्लास होगी वो शायद मंगलवार में होगी, आज बुध हो गया, बृहस्पति शुक्र शनिवार, आपकी 5 दिन क्लास नहीं होगी अब बच्चों। एक अगला टॉपिक आपको जो कराना है वो मुझे कराना है शॉर्टकट की। कौन सा कराना है बच्चों? शॉर्टकट की कराना है, जो आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तो आप लोग देखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+A क्या काम करती है? तो Ctrl+A करती है बेटा, जब आप क्या करते हैं, देखो ये दो हाथ ज्यादा चलते हैं मेरे तो, खैर ये वाले 2 हाथ, तो मैं ऐसे करूंगा Ctrl+A, और जब Ctrl+A करूंगा तो पूरी फाइल को सेलेक्ट कर लूंगा, पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा बच्चों, है ना। फाइल की सभी सामग्री, मतलब हिंदी में लिखा है समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में देखो, ऑल द कंटेंट द फाइल आर सेलेक्टेड, यानी कि ऑल फाइल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर चलाते हैं इतना तो आपको पता ही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, Ctrl+P का प्रयोग क्यों किया जाता है? Ctrl+P का प्रयोग क्यों किया जाता है जरा बताना, Ctrl+P का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों Ctrl+P का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि Ctrl+C का प्रयोग क्यों किया जाता है, Ctrl+C का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? Ctrl+C का प्रयोग क्यों किया जा रहा है दोस्तों? C मतलब होता है कॉपी, कॉपी करने के लिए किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं Ctrl+S का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? ये शॉर्टकट की है। Ctrl+S का प्रयोग, तो सर Ctrl+S का मतलब है सेव करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। किसके लिए? नहीं, डाउनलोड नहीं, सेव करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइएगा Ctrl+B का प्रयोग हम लोग किस लिए कर रहे हैं? B, बताइए, Ctrl+B, अभी पता लग जाएगा। बहुत बढ़िया विकास पासवान, वेल डन बच्चे। देखिए Ctrl+B का मतलब होता है बोल्ड करने के लिए। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट फंक्शन इज द प्रमोटेड बाय द कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+A इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है फंक्शन, तो फंक्शन को अगर अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब अंडरलाइन आप लोग देखो इस तरीके से जब आप नोट्स बनाते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं किस शब्द को, इसका मतलब वो ज्यादा जरूरी है शब्द। बोल्ड करना, बोल्ड मतलब उसकी एक अलग पहचान बनाने का। देखो ये सारे शब्द लिखे हैं, लेकिन सारे शब्दों में पहचान किसकी है? फंक्शन की। तो फंक्शन को बोल्ड करके रखा है ना, उसका कलर ही चेंज कर दिया है। अगला देखिए भैया, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है MS एक्सेल 2010, MS एक्सेल में फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है। एडिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एडिट करने के लिए बच्चों ध्यान रखना Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? परिमाण क्या होगा? बोलो भैया, व्हाट विल बी द रिजल्ट विद द गिवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला? बोलो दोस्तों, तब आंसर आ जाएगा आपका 64। मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए MS एक्सेल 2010 रिबन बार में ऑप्शन हाइड ऑप्शन मौजूद होता है। कहां पर हाइड ऑप्शन कहां पे मौजूद होता है बच्चों? डेटा में, इंसर्ट में, क्यू में, या फिर बच्चों आपका फाइल में? बताइए कहां पर मौजूद होता है? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर ये क्यू में मौजूद होता है। आज का लास्ट सवाल देख लीजिएगा, अगर W का ASCII सेकंड कोड 010101 है तो X का ASCII डबल का कोड क्या होगा? खूब जोर लगाना, और बच्चों इस सवाल का आप मुझे होमवर्क के रूप में आंसर जरूर बताना। ये मुझे आप आंसर जरूर बताना बच्चों। अब तो किसी को इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो इंटरनेट वाला टॉपिक किसी का छूटा नहीं रहा। अब तो इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब बता दो जरा एक बार,
अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, सिर्फ एक गुड़िया की वजह से आज मुझे ये टॉपिक फिर से दोबारा करवाना पड़ गया, जबकि मेरा आज टॉपिक या तो मेल हो जाता कंप्लीट या शॉर्टकट की हो जाता, लेकिन नहीं। उस गुड़िया ने कितने विश्वास के साथ मैसेज किया होगा, पता नहीं सर से मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, मैसेज करूं या ना करूं। अब देखो मैं अपनी गुड़िया की बात भूल गया कि मैथ आपको करना है तो कैसे करना है। बच्चों कल से मेरी क्लास नहीं होगी, अभी आपको बता रहा हूँ 3 दिन, मतलब बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार और सोमवार, यानी कि 5 दिन अब आपकी क्लास नहीं होगी। अब जो आपकी क्लास होगी ट्यूसडे को होगी। तो परेशान मत होना, कभी आपको लगे गुरुजी कहाँ चले गए, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं अब जो थोड़ा सा ध्यान दूंगा बेटा, आईबी वाले बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि उनके एग्जाम की डेट 17 तारीख है। ठीक है पवन, आईबी के एग्जाम की डेट आ गई है, तो मैं अभी आईबी वाले बच्चों के साथ 2-3 दिन ज़्यादा रहूंगा। आप लोग घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बच्चों फीडबैक देके जरूर जाओ यार, फीडबैक देके जरूर जाओ, फीडबैक फीडबैक फीडबैक। शिवानी राठौर, पवन कुमार, मुस्कान अग्रवाल, रमयान पटेल, भाई आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पा रहा बच्चों। चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों।